Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 27 ऑफ फरवरी जो सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जाम का डेट है वो बिल्कुल ही पास आ चुका है। तो आज से हम आपको हर एक चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिकी भी है, बच्चे कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है लेकिन ये ट्रिकी भी है, आते हुए भी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में गलती करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO NH2 required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solution। 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें निकालना क्या है और क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें इस बात पे जोर देना है, इस बात को हमें समझना चाहिए। हमारे पास जो गिवन है वो है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास गिवन है, ये गिवन है 2.5 kg। वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2.5 kg। अच्छा, मोलैलिटी गिवन है सॉल्यूशन का कितना? 0.25। और हमें निकालना है वेट ऑफ यूरिया या मास ऑफ यूरिया, हमें निकालना है। हाउ कैन यू डू इट? अब देखो हम क्या करेंगे। यहां पे सबसे पहले देखो मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूं कि मास मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल अब बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इट विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास दिया गया है वो कितना दिया गया है? ये दिया गया है 0.25 अब बाय 1। अब यहां पे जो मोल है वो मोल किसका है? यूरिया का है। तो मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25, इक्वल टू 0.25। मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25। इसका मतलब हो गया कि मास जो है यूरिया का, मास ऑफ यूरिया अब बाय मोलर मास। अच्छा, यूरिया के फॉर्मूला से आप देख लो कि NH2CO NH2, इसका मोलर मास होता है 60। कितना होता है? 60 होता है। तो यहां से हमारा हो जाएगा मास ऑफ यूरिया बाय 60 इक्वल टू 0.25। तो मास ऑफ यूरिया जो आपका हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 60 इंटू 0.25, इट विल बी इक्वल टू 15 ग्राम। यूरिया का मास बेटा कितना निकल गया? 15 ग्राम। अब आप निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है? 1 kg है। 1 kg को यदि हम ग्राम में बदल देंगे ये हो जाएगा 1000 ग्राम अब प्लस मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम, इट विल बी इक्वल टू 1015 ग्राम। 1015 ग्राम। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ये देखो कि इसको हम सॉल्व करेंगे कि 1015 ग्राम, 1015 ग्राम यूरिया, 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया, कंटेन 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया। Hence, one gram solution contains 15 divided by 1015 ग्राम यूरिया। और क्वेश्चन पेपर में कितना गिवन है? आप देखो क्वेश्चन पेपर में ऊपर गिवन है 2.5 kg। तो 2.5 kg को भी आप ग्राम में ले लो, ये हो जाएगा 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम में कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 1015 इंटू 2500।
तो इट विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 36.95, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37 ग्राम। ये कितना आ रहा है बेटा? 37 ग्राम। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना। इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चे काफी गलती करते हैं। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। उसके बाद जो हम सेकेंड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जरा उसके बारे में देखो। ये भी हम एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। ये आप ले लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट ए में दे रहा है मोलैलिटी, ओके। बी में आपका गिवन है मोलैरिटी, सी में गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई if the density of if the density of 20% mass by mass equals Ki solution is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालना है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें गिवन है 20%, इसका मतलब हो गया 20/100। मतलब ऊपर वाला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब जो के सॉल्यूशन है उसमें उसका मास कितना है? उसका मास है 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन का मास है आपका 100 ग्राम। तो आप ऐसे कर लो कि मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 20 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100, जो सॉल्यूशन का मास है, माइनस 20 ग्राम जो कि सॉल्यूट का मास है। इट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ के है। तो मोलर मास ऑफ के के बारे में आप ये जान लो कि मोलर मास ऑफ के ये हो जाएगा आपका 166, क्योंकि पोटेशियम का होता है 39.1 और आयोडीन का हो जाएगा 126.9, तो 166। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? मोल। सबसे पहले बेटा हमें क्या निकाल लेना है? मोल ऑफ के है। तो यहां पे हमें निकालना है मोल ऑफ के है। मोल ऑफ के इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 166। 20 डिवाइडेड बाय 166 कैलकुलेट कर लो
और ये कैलकुलेट करके आ रहा है 0.120 मोल आ गया। नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट अबाउट मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.120 ग्राम। अच्छा, सॉल्वेंट का मास आपने यहां पे निकाल लिया है। आपने यहां पे सॉल्वेंट का मास कितना निकाला है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम आपने निकाला है, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 80 ग्राम। अब इसको केजी में लेना है डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर आ गया आपका 1.5 मोल केजी इनवर्स, मतलब मोलैलिटी आ गया। एक पार्ट बेटा समझ में आ गया। इसका सेकेंड पार्ट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेकेंड पार्ट इसका खतरनाक क्यों है कि जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें मोलैरिटी निकालना है और गिवन क्या है डेंसिटी। डेंसिटी किसका गिवन है गौर करके देखो। डेंसिटी बेटा सॉल्यूशन का गिवन है, डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी सॉल्यूशन का है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों यहां पे हमारी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट विल बी इक्वल टू 1.202 ग्राम, जी लिखो या जीएम लिखो कोई दिक्कत नहीं, ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने देखा होगा कि पिछले पेज पर जब हमने आपको कराया था तो 20% था। तो पिछला पेज आप देख लो एक बार। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम है तो यहाँ पे आप कर दो कि 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 1.202 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1.202 मिलीलीटर में आ गया। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ये इधर गया 100 डिवाइडेड बाय 1.202 मिलीलीटर। 100 डिवाइडेड बाय 1.202 मिलीलीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा बेटा 83.2 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में बदल दो, तो लीटर में बदलोगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो 83.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया हमारा 0.0832 लीटर, 0.0832 लीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ एज यू नो दैट मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन N बाय V इन लीटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है पिछले पेज पे आप देखो आपने निकाला था। मैं पिछले पेज की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था यहाँ पे, ये देखो आपने निकाला था मोल्स ऑफ के है 20/166। ये जो डेटा आप देख रही हो इसको कैलकुलेट करके कितना आया था 0.120। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। तो ये बेटा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.120 डिवाइडेड बाय 0.0832, 0.0832। ठीक है, अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.44 आ रहा है। तो मोलैरिटी कितना आ रहा है 1.44। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है कि मोल फ्रैक्शन के का निकाल लो। बेटा एक बात तो तुम्हें पता है कि n जो है के का आपने कितना निकाला है, पिछले पेज पे मैंने दिखा दिया था 0.120। अच्छा, ये सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट क्या है n, सॉल्वेंट आप यदि निकालना चाहो तो सॉल्वेंट क्या है वाटर है, वाटर क्या है 80 ग्राम है। तो 80 डिवाइडेड बाय 18 इट विल बी इक्वल टू 4.44। नाउ आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ के। आराम से देखते रहो, मोल फ्रैक्शन ऑफ के इक्वल टू मोल्स ऑफ के बाय मोल्स ऑफ के प्लस मोल्स ऑफ वाटर जो कि यहां पे सॉल्वेंट है। इट विल बी इक्वल टू 0.120 बाय 0.120 अब प्लस 4.44।
इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.0263, 0.0263, 0.0263। ठीक है, आप इसे नोट करें, 0.0263। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या मैं तो पीडीएफ दूंगा ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने कंसंट्रेशन से जो जो दो ट्रिकी क्वेश्चन बन रहे थे वो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में और सब जगह ये दिया हुआ था, ये मैंने आपको करा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ से एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, आप जरा गौर करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि H2S ए टॉक्सिक गैस, H2S ए टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell, with rotten egg like smell is used for qualitative analysis, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, KH निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्वेश्चन आप समझ लो फिर से कि H2S है, एक टॉक्सिक गैस है। आप ऐसे समझ लो कि H2S एक टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल। तो कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। ठीक है, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। अब बेटा इसका आंसर देखो आप, इसमें मोलैलिटी ही इसका सॉलिबिलिटी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट की सॉलिबिलिटी इक्वल टू 0.195 m, 1 पॉइंट। ठीक है, हमें KH निकालना है, निकालना है। अच्छा 0.195 m। अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, मास ऑफ H2O मोलैलिटी यदि 0.1 है तो मास ऑफ H2O कितना हो गया, 1 kg। 1 kg का क्या मतलब हो गया, 1000 ग्राम। कितना मतलब हो गया बेटा, 1000 ग्राम। अब आप मोल निकाल दो, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18। इट विल बी, आप लोग कई बार कई क्वेश्चन में कर रहे होगे, इट विल बी इक्वल टू 55.55 मोल आ गया। अच्छा मोल फ्रैक्शन x निकाल दो। मोल फ्रैक्शन x क्या हो जाएगा कि इस एक का मोल तो 0.195, अब बाय 0.195 अब प्लस 55.55, कैलकुलेट करो। ऊपर वाला आ जाएगा 0.195, इस दोनों का आप ऐड कर लो, ये आ जाएगा 55.745। ओके, एसटीपी पर बेटा प्रेशर कितना ले लें, 1 बार ले लो। प्रेशर एट एसटीपी, इक्वल टू 1 बार। ओके 1 बार। सो प्रेशर ऑफ H2S, जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, P इक्वल टू KH हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू x ऑफ H2S। तो प्रेशर ऑफ H2S कितना है तुम्हारे पास, अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये 1 बार हमने ले रहे हैं, तो 1 बार है मान लो,
तो 1 बार इक्वल टू KH इंटू ये हो जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाय 55.745। ठीक है, वेरी गुड। नाउ KH इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1 बार और डिवाइडेड बाय 0.195 बाय 55.745, it will be equal to 285.87 बार। 285.87 बार। तो ये हो गया हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको यहां पे बताया हूं, हेनरी लॉ कांस्टेंट से रिलेटेड था। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट से रिलेटेड था। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहां पे चर्चा करूंगा कि जो कि रोल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ से रिलेशन रखता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, जब ये प्योर कंडीशन में था तो ए और बी का वेपर प्रेशर जो है तो 450 एंड 700 mmHg एट 350 केल्विन, मतलब लिक्विड प्योर लिक्विड कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर गिवन है। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन आपको निकालना है। ओके, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, मतलब मोल फ्रैक्शन हमें ए का निकालना है और बी का निकालना है। यहां तक तो बात ठीक थी, रोल्स लॉ लगा हुआ था। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में जाकर के भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू अप्लाई बोथ रोल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, डोंट वरी। चलो हम इसको करते हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। पी नॉट ए कितना गिवन है? 450 mmHg एंड पी नॉट बी कितना गिवन है? 700 mmHg। ओके, तो आपके पास पी नॉट ए एंड पी नॉट बी गिवन है। ओके, सो पी टोटल इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो रोल्स लॉ का, या मेरा लेक्चर देख लो सॉल्यूशन का। तो आपको यहां पे आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, टोटल वेपर प्रेशर क्वेश्चन पेपर में गौर करके देखो कि टोटल वेपर प्रेशर जो है सो गिवन है। टोटल वेपर प्रेशर क्वेश्चन पेपर में आप गौर करके देखो, ये दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड 600 mm, सॉरी ये 600 mm है बेटा, 600 mmHg टोटल वेपर प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में। तो आप ऐसा कर लो कि ज्यादा लंबा चौड़ा ना करके टोटल वेपर प्रेशर 600 यहां पे डाल ही दो। 600 डाल दिया। पी नॉट ए 450 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 700 इंटू एक्स बी के जगह पे लिख दो 1 माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हमने ये लगा दिया 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करोगे तो 600 इक्वल टू एक्स ए कॉमन ले लो, 450 माइनस 700 प्लस 700, तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 बाय 250। ये कट कर दो तो ये आ रहा है 0.40। ये निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में निकल गया बेटा? लिक्विड स्टेट। आप लोग तो समझदार हो, तो बताओ एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। वेरी गुड, तो 1 माइनस 0.40 दैट मीन 0.60। ये एक्स ए और एक्स बी निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में आपको निकालना है ए और बी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, मैं बता रहा हूं। जो डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ में यदि आप ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए मान लो और बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी मान लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेरी गुड। तो फॉर्मूला होता है ना कि वाई ए इक्वल टू, डाल्टन्स लॉ में क्या होता है फॉर्मूला कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। तो वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, मतलब टोटल प्रेशर। पी ए कितना है, अच्छा पी ए कितना है ये निकल जाएगा पी नॉट ए एक्स ए से। तो पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए, तो 450, और एक्स ए आपने कितना निकाला है 0.4, तो 450 इंटू 0.4, तो 0.40 बाय 100, यहां पे निकाल देता हूं। पी ए इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 450, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 180 mm। यहां पे पीबी निकाल लो, पीबी इक्वल टू जाएगा 0.6 इंटू इसका कितना था 700, तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 700 ले लो, तो 7 6 42, तो बेटा 420 mm। ओके, तो वाई ए इक्वल टू पी ए बाय पी ए प्लस पी बी। ओके, तो पी ए आपने कितना निकाला है 180, और टोटल वेपर प्रेशर वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 600, तो 600 इक्वल टू 0.30, कितना निकल गया 0.30, 0.30। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है वाई बी, वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो वाई बी आपका हो जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की क्या जरूरत है, वाई बी इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस 0.30, it will be equal to 0.70. So this question is very much more important because in this question paper, in this question we apply both Rolle's law and Dalton's law, and we are talking about both liquid state and aqueous state. That's the simple reason that question is very much very important. ये क्वेश्चन इसलिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है खतरनाक, क्या बताओ, मतलब सीबीएसई लेवल की बात कर रहा हूं, काफी लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें कितना है 30 ग्राम सॉल्यूट, एग्जैक्टली ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। कितने वाटर में 90 ग्राम ऑफ वाटर, हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। ओके, यहां तक तो बात ठीक थी। अब बता रहा है कि फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड। अब इसमें 18 ग्राम एडिशनल वाटर ऐड किया गया और वेपर प्रेशर हो रहा है इसका 2.9 किलो पास्कल। नाउ कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास हमें निकालना है। मान लो मोलर मास इक्वल टू एम, मोलर मास इक्वल टू एम, मोलर मास हमने एम मान लिया। ओके, मोलर मास हमारा एम हो गया। ठीक है, तो N2 एनसीईआरटी के नोटेशन के हिसाब से यदि हम N2 सॉल्यूट का मोल मान ले, तो सॉल्यूट हमारे पास कितना है 30 ग्राम, तो 30 बाय एम। ओके, और एनसीईआरटी के सिंबल से N1 यदि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पे क्या है वाटर है, जो कि सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 90 ग्राम, अब बाय 18 ये कट करके आ गया 5। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 30 बाय एम प्लस 30 बाय एम। ये निकल गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा
5/5 5/35, ये आ रहा है आपका m डिवाइडेड बाय m प्लस 6, m डिवाइडेड बाय m प्लस 6। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है तो ये मान के चलो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इन दैट कंडीशन जो तुम्हारा 2.8 किलो पास्कल इनिशियल प्रेशर था, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कितना है, m बाय m प्लस 6, m बाय m प्लस 6। ठीक है, ये एक इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एडिशनल 18 ग्राम वाटर ऐड किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब एडिशनल 18 ग्राम वाटर ऐड किया जाएगा तो उस कंडीशन में इसका मोल फ्रैक्शन बदल जाएगा। एडिशनल 18 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर पहले कितना था, 90 ग्राम था। अब 90 में 18 ग्राम और ऐड कर दो तो 108, 100/18, तो नया जो मोल हो जाएगा वाटर का वो हो जाएगा 6 मोल। यहां पे मैं नोट कर देता हूं कहीं तुम लोग भूल ना जाओ कि ऑन एडिशन ऑफ 18 मोर ग्राम ऑफ वाटर, मोर ग्राम ऑफ H2O, तो अब जो न्यू H2O का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वो हो जाएगा 108, क्योंकि 90 ग्राम पहले से था, 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। न्यू जो मोल आ रहा है H2 का वो कितना आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है। आप लोग जानते हो और समझदार भी हो कि जब 18 ग्राम इसमें डाला गया तो न्यू जो वेपर प्रेशर हो गया वो कितना हो गया, 2.9। तो बेटा 2 डायरेक्ट लगाओ ना, 2.9 इक्वल टू पी नॉट इंटू पी नॉट, अच्छा इंटू मोल फ्रैक्शन। तो न्यू मोल फ्रैक्शन तो निकाला ही नहीं, न्यू मोल फ्रैक्शन निकाल लो। न्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 6/6 अब प्लस 30/m, ये आ जाएगा m/m प्लस 5। तो ये हो जाएगा m/m प्लस 5, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब तुम लोग एक बार बताओ, दो इक्वेशन है, एक इस पेज पे आया है और एक हमने इस पेज पे निकाला था। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हो आप, तो दो इक्वेशन जब आपने निकाल लिया, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन दो अननोन को सॉल्व करने का मैथमेटिक्स में तुम लोग क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हो। एक इक्वेशन से को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड भी कर दोगे तो पी नॉट कट जाएगा, एम कट जाएगा, तो तुम्हारा यहां से तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इसको कैलकुलेट कर लो। मैंने तो कैलकुलेट कर रखा हूं, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा m इक्वल टू 23। अब पी नॉट पूछ रहा है या नहीं भी पूछ रहा है तो 3.53 किलो पास्कल, ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो तब भी कर सकते हो, या एक से वैल्यू लेकर के दूसरे में डाल दो तब भी सॉल्व कर सकते हो, यू नो बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 750 mmHg पे कितना दिया हुआ है, 99.63 डिग्री से। हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज कितना ऐड कर दोगे, इट टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम वाटर में कितना सुक्रोज आप ऐड कर दोगे सच दैट कि बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए 100 डिग्री सी, के भी गिवन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो कभी कभी तो इसका आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले निकाल लो डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी आपको पता होगा कि डेल्टा टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स कि टीबी अब माइनस टीबी नॉट। तो ये तुम्हारा कैलकुलेट कर लो, बहुत ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा करने की जरूरत। 100 माइनस 99.63, ये आ गया 0.37 डिग्री से। जो डिफरेंस डिग्री सी में रहेगा वही डिफरेंस केल्विन में भी रहेगा, क्योंकि डिफरेंस डिग्री सी में हो या केल्विन में हो, डिफरेंस हमेशा डिफरेंस इक्वल ही रहेगा, 0.37 केल्विन। अच्छा, अब आपका मोलर मास सॉल्वेंट जो है तो वाटर है, 500 ग्राम है, ठीक है। सुक्रोज का वेट आपको निकालना है, तो आप क्या करो कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, तो 0.37 इक्वल टू 0.52। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच सुक्रोज, तो सुक्रोज का वेट x मान लो, x बाय 342। सुक्रोज का फॉर्मूला केन शुगर होता है सुक्रोज, तो x बाय 342 प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर कितना है, 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू आ रहा है आपका 121.7 ग्राम। 121.7 ग्राम ये निकल गया आपका मास ऑफ सुक्रोज, जो कि हमें इसमें ऐड करना है। आप अच्छे ढंग से देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है कर लो। बच्चों आपके स्क्रीन पे न्यू क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 5% सॉल्यूशन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मतलब C12H22O11 इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कितना है बेटा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन H2O इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ये क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्वेंट दोनों में सेम है। सबसे पहली बात देखो कि पहला वाला जो केन शुगर है और ग्लूकोज है, दोनों के साथ सॉल्वेंट क्या है कि सॉल्वेंट सेम है, तो केएफ भी इसका सेम होगा। तो दोनों ही कंडीशन में सॉल्वेंट इज सेम, मतलब H2O है, सो KF इज ऑल्सो सेम। KF इज ऑल्सो सेम, सॉल्वेंट सेम है इसलिए बेटा KF भी सेम होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है मोलैलिटी ऑफ केन शुगर। मोलैलिटी, केन शुगर का फॉर्मूला लिख दूं, केन शुगर तुम लोगों को पता ही होगा, C12H22O11, ओके। तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 5% है तो 5 ग्राम बाय 342, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 5% सॉल्यूशन है बेटा, तो 5% का क्या मतलब बोलो, 5% का मतलब हो गया 5/100। ऊपर वाला 5 ग्राम है सॉल्यूट का मास, तो नीचे वाला सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 95 ग्राम। तो डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 1000, इतना तो पता ही है तुम लोगों को। तो इसको आप कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 95, 1000 डिवाइडेड बाय 95। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करो, ये आ रहा है 0.1537, ओके। अब डेल्टा TF जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन का, ये कितना हो जाएगा देखो, डेल्टा TF तो 273.15 ये सॉल्वेंट का दिया हुआ है, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना दिया हुआ है शुगर का, 271। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो,
ये आ जाएगा 2.15 केल्विन में आ गया। आ गया। अब क्या करोगे, अब कुछ मत कर बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। ठीक है, यहां से के एफ का कुछ वैल्यू आ जाएगा। के एफ इक्वल टू आप क्या करोगे, डेल्टा टी एफ अब बाय एम। डेल्टा टी एफ कितना हो गया 2.15, अब बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी अभी हम लोगों ने निकाला था 0.1537। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो यहां से के एफ आ जाएगा 13.99 केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। दिखाई दे रहा है? गुड, वेरी गुड। ये निकल गया, डेल के एफ निकल गया। चलो, अब चूंकि 5% सुक्रोज भी वाटर में है, सॉरी 5% ग्लूकोज इन वाटर है, तो 5% ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 इन वाटर। इसको क्या करो कि 5% ग्लूकोज इन वाटर है, इसका मोलैलिटी ऑफ निकाल लो, मोलैलिटी ऑफ C6H12O6 सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 95 ग्राम अब बाय 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.2926 इसका मोलैलिटी। अब हमें निकालना है डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ देखो पिछले पोर्शन में हमने के एफ निकाल रखा हूं, 13.99 दिखाई दे रहा है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। क्या करोगे तो बेटा हो जाएगा 13.99 इंटू, अच्छा जो न्यू मोलैलिटी आया है वो कितना आया है 0.2926, 0.2926 कैलकुलेट करते हैं तो 4 नहीं, तुम लोग कैलकुलेटर मत यूज करो, 4.09 केल्विन। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 273.15 जो सॉल्वेंट का वाटर का था दिया हुआ, अब माइनस 4.09 जो डेल्टा टी एफ आया है, इट विल बी इक्वल टू 269.06 केल्विन। नोट कर लो बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कितना ग्राम है बेटा 2 ग्राम। अच्छा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला कितना होता है C6H5COOH डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। कितने ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है 25 ग्राम में। शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। कितना 1.62 केल्विन। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर C6H6 इज 4.9 kg मोल इनवर्स। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डायमर इन सॉल्यूशन। मतलब आपको परसेंटेज पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, फेंटो फैक्टर का भी यूज है। केएफ क्वेश्चन में गिवन है 4.9 kg मोल इनवर्स। नाउ बी स्मार्ट, कैसे करोगे देखता हूं। अब इस टाइप को क्वेश्चन से निपटने के लिए सबसे पहले करो क्या कि जो डेटा दिया गया है वो निकाल लो, लिख लो पहले। जो बेंजोइक एसिड है W2 मतलब बेंजोइक एसिड का जो मास है, बेंजोइक एसिड का जो बेटा मास है ये कितना है 2 ग्राम है। ओके, केएफ गिवन है
4.9 kg मोल इनवर्स। W1 जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये कितना गिवन है, 25 ग्राम। मतलब W1 सॉल्वेंट है, मतलब बेंजीन है, बेंजीन यहां पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 25 ग्राम। ओके, 25 ग्राम। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा TF इक्वल टू 1.62 के दिया हुआ है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 के। तो यहां से हमें निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड का मास निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि डायमेराइज हो रहा है तो वी डोंट नो, वी एक्चुअली में आप बेंजोइक एसिड का डायरेक्ट मोलर मास यहां पे पुट नहीं कर सकते, इट इज द केस ऑफ डायमेराइजेशन। एंड एज यू नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर हैव बीन चेंज्ड, so you will have to focus on that part. That means what? Delta TF equal to KF into M, and delta TF आपके पास कितना है, डेल्टा TF है 1.62, KF अभी आपको मैंने नोट करवाया था, KF इक्वल टू 4.9 मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, अब बाय मोलर मास M2 मान लो, M मान लो, M2 मान लो, प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 25 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से जो M2 आ रहा है इट विल बी इक्वल टू 241.98, ये आ रहा है M2 का वैल्यू। एज यू नो दैट जो अब हम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड, डायमेराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ओके, इट विल गिव यू C6H5COOH whole twice, yes or no? Yes, okay. ये 1 इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 1, ये 0, ये 1 माइनस अल्फा, इट विल बी अल्फा बाय 2। तो वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स कि वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा बाय 2, वन फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मूला लगाओ, वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड बोलो, एबनॉर्मल बोलो, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है ना, वेंट ऑफ फैक्टर के कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक होता है कि मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा आता है मोलर नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास, थर्ड होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एनीवे, तो यहां से आपको निकाल देना है नॉर्मल मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना होता है, 122 डिवाइडेड बाय जो एबनॉर्मल निकाल करके लाए हो, कितना लाए हो, 241.98, ठीक है, 241.98। अब हमें कैलकुलेट करना है इस I को, ये जो I निकला है ना आपका, ये वाला I, इसको इक्वेट कर दो इस वाले I के साथ, और क्या देख क्या रहे हो, करो इक्वेट फटाफट। तो अब देख बेटा, अब आप लोगों को हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 122 अब बाय 241.98। सो अल्फा बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट करके 0.496। सो अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 0.496, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 0.992, दैट मीन्स आप बता सकते हो कि 99.2%। कितना हो गया आंसर, 99.2%। वेरी गुड बच्चों। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीलीटर, you will have to calculate milliliter of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both. Now think it very simply. Suppose कर लो
इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना लो, Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों मिलकर के कितना ग्राम है? 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम। यदि ये x ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ग्राम। अच्छा, दोनों इक्विमोलर है तो दोनों का मोलर मास तो डिवाइड कर दो, x बाय 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अब बाय 84। ठीक है, अब यदि दोनों इक्वल है तो हम सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू ले आएंगे। x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.558 ग्राम, 0.558 ग्राम। अब यहीं से हमें नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.558 अब बाय 106 इट विल बी इक्वल टू 0.00526। ठीक है, बहुत सिंपल है। Na2CO3 NaHCO3 को मिक्स कर दिया, 1 ग्राम हो गया, एक x ग्राम एक 1 माइनस एक्स ग्राम, x बाय 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 84। ठीक है, x आपने नंबर ऑफ मोल इतना निकाल लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों रिएक्शन कैसे करता है HCl के साथ? बड़ी आसान है, आप रिएक्शन लिख लो। Na2CO3 प्लस 2HCl will give you 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, एंड देन नीचे में लिख लो NaHCO3 प्लस HCl, it will give you NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब गौर करके देखो, इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका कितना मोल जा रहा है? 2 मोल जा रहा है, हाँ या ना? तो यदि ये जा रहा है 0.00526 तो ये कितना जाएगा? ये जाएगा 2 इंटू 0.00526, ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल। अब दोनों का इक्विमोलर है तो इसका भी मोल कितना? 0.00526, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0.00526। तो टोटल मोल ऑफ HCl यूज्ड इक्वल टू 0.00526 प्लस 2 इंटू 0.00526। ठीक है, 2 इंटू 0.00526। अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लो, तो टोटल मोल जो हो जाएगा ये आ जाएगा 0.00158 मोल। अच्छा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अब बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी क्वेश्चन में HCl का कितना है? 0.1 मोल, सॉरी 0.1 मोलर इक्वल टू 0.00158 बाय वॉल्यूम इन लीटर। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू 157.8 ml। नोट डाउन, नाउ वॉल्यूम इक्वल टू 157.8 ml। ठीक है, नोट कर लिया आपने? बेटा ये जो हमारे पास 10th नंबर का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जरा क्वेश्चन गौर करके पढ़ना है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से लिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, लेक वाटर की डेंसिटी कितना ले लिया है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस। Na प्लस कितना है? 92 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना है? 1 kg। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द लेक। मोलैरिटी निकालना है। मैक्सिमम जगह मैं यहाँ पे देखता हूं कि कई सारे बुक में और कई सारे जगह क्वेश्चन को चेंज करके मोलैरिटी की जगह पे मोलैरिटी लिख दिया है और लिख करके आंसर लिया है 92/23 4।
जबकि एनसीईआरटी में इसका साफ साफ क्लियर कट आंसर है, दिया हुआ है 5। भैया जब डेंसिटी दिया हुआ है तो कुछ यूज भी होगा, यूज आपको करना है। तो बेटा डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी का आपको यूज भी तो करना है। अच्छा, तो मोलैरिटी निकालो। सबसे पहले जो इसका मोल हो जाएगा, सोडियम का मोल निकालेंगे, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो सबसे पहले आप मोल निकालो सोडियम का। सोडियम का मोल हो जाएगा 92 अब बाय 23, ये हो गया 4। सोडियम का मोल आ गया 4। ओके, अब मास ऑफ वाटर कितना है? अब आप यहां पे देखो कि मास ऑफ H2O 1 kg। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी, मास हो गया 1000 ग्राम और डेंसिटी है हमारे पास 1.25, तो वॉल्यूम निकल गया 800 ml और 0.8 लीटर। सो नाउ मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल कितना है? 4। अब बाय 0.8, ऊपर ले चलो 10, आंसर आ गया 5 मोल लीटर इनवर्स। ये इसका रियल आंसर है। और बुक सब में जो गलतफहमी में आंसर दिया गया है वो मोलैलिटी निकाला गया है, वो भी मैं यहां पे निकाल के रख देता हूं। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो आंसर हो गया उसके हिसाब से 4। ठीक है, तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से भी थे कि जितने सेक्शन थे सॉल्यूशन चैप्टर के, वो आपको हर एक सेक्शन को कवर करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। जो ट्रिकी क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको यहां पे लिया गया है। ठीक है, आगे अगले चैप्टर के साथ मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ए नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।